आज हम जॉर्डन पीटरसन की जो काफ़ी चर्चित किताब है, जीवन के 12 नियम, अराजकता का मार्ग, उसके विचारों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, 12 रूल्स फॉर लाइफ। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस किताब के मनोविज्ञान, दर्शन और उनके अपने किस्सों के मिश्रण को समझने में मदद करेगी। हमारा इरादा है कि जो लोग शायद इसे जानते हैं या जीवन की उलझनों में कोई ढांचा ढूंढ रहे हैं, वो इसके मुख्य तर्कों को और बेहतर समझ पाए। बिल्कुल। देखिए, इस किताब का जो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है वो है व्यवस्था यानी ऑर्डर और अव्यवस्था यानी केओस। इनके बीच एक कह सकते हैं नाजुक सा संतुलन बनाना। अच्छा। पीटरसन के हिसाब से ये जो अव्यवस्था है, केओस, वो सिर्फ गड़बड़ी नहीं है, वो जीवन की अनिश्चितता है, अचानक होने वाली घटनाएं या वो सब कुछ जिसे हम समझ नहीं पाते या जिससे डरते हैं। पर यह संभावनाओं का क्षेत्र भी है जहां नई चीजें हो सकती हैं। और व्यवस्था, ऑर्डर, वो हमारा जाना पहचाना दायरा है, नियम, स्ट्रक्चर, सुरक्षा। लेकिन वो कभी-कभी बहुत कठोर और सीमित भी हो सकता है। तो पीटरसन कहते हैं कि हम इन दोनों के बीच की जो लाइन है उस पे सबसे अच्छा जीते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और यहीं पर वो जिम्मेदारी वाली बात आती है कि सिर्फ खुशी के पीछे मत भागो, बल्कि कोई सार्थक जिम्मेदारी उठाओ। उनका मानना है कि इसी से जीवन में वो गहरा अर्थ मिलता है जो शायद सिर्फ खुशी से ज्यादा टिकाऊ होता है। यह दिलचस्प है। तो ये नियम सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि इस बैलेंस को साधने के तरीके हैं। जैसे पहला नियम, सीधे खड़े हों और कंधे पीछे रखें। ये तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। पीटरसन इसे पुरानी बायोलॉजिकल चीजों से जोड़ते हैं। वो लॉबस्टर का उदाहरण भी देते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि कैसे पोस्चर आत्मविश्वास और आपकी सोशल स्टैंडिंग को दिखाता है। तो असल में ये दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी का प्रतीक है। मतलब केओस का सामना करने की हिम्मत, अपनी जगह बनाना एक तरह से। सही कहा। और नियम 4, अपनी तुलना कल के अपने आप से करें, ना कि आज के किसी और से। ये तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। निश्चित रूप से ये नियम इसलिए खास है क्योंकि दूसरों से लगातार तुलना करना हमें जलन और निराशा की तरफ ले जा सकता है। पीटरसन मानते हैं कि ये हमें कड़वा बना सकता है। इसके बजाय अगर हम खुद को अपने कल से कंपेयर करें तो हम अपनी तरक्की पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे सुधार। ये ज़्यादा सेहतमंद तरीका है खुद को बेहतर बनाने का। बिल्कुल। एक और नियम जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है वो है नियम 7, सार्थक चीजों का पीछा करें, ना कि वो जो तात्कालिक रूप से सुविधाजनक हो। हाँ, ये नियम त्याग और भविष्य के लक्ष्य की अहमियत बताता है। पीटरसन का तर्क है कि जो आसान रास्ता होता है ना, या फौरी खुशी, वो अक्सर हमें गहरे मतलब से दूर ले जाती है। सच्ची सार्थकता अक्सर मुश्किल काम करने, सच बोलने, जिम्मेदारी उठाने से मिलती है, भले ही वो उस वक्त मुश्किल लगे। इसमें वो बाइबल की कहानियों का भी जिक्र करते हैं शायद। हाँ, करते हैं कि कैसे त्याग अक्सर किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है। और इस सब के बीच नियम 12, जब सड़क पर बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। ये थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, ये नियम जीवन में जो दुख और सीमाएं हैं उनको स्वीकार करने की बात करता है। पीटरसन मानते हैं कि जीवन मुश्किल है, दुख तो उसका हिस्सा है। तो ये नियम हमें याद दिलाता है कि इस मुश्किल के बीच भी हमें जो सुंदरता के, जुड़ाव के, शांति के छोटे छोटे पल मिलते हैं, उन्हें देखना और उनकी सराहना करना चाहिए। अच्छा, मुश्किलों के बीच भी थोड़ी नरमी। हाँ बिल्कुल, अस्तित्व की कठोरता के बीच संतुलन। किताब की जो लिखने की शैली है वो भी काफी अलग है, बहुत डेंस है। दर्शन, मनोविज्ञान, बाइबल, मिथक, पर्सनल कहानियां, सब मिला हुआ है। आपने युंग, नीचे का भी जिक्र किया था। हाँ, पीटरसन अक्सर कार्ल युंग के विचारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शैडो का कॉन्सेप्ट, हमारे व्यक्तित्व का वो अनदेखा, अंधेरा हिस्सा। वो कहते हैं कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बाइबल की कहानियों को वो मनोवैज्ञानिक ड्रामा की तरह देखते हैं जो इंसान के स्वभाव की गहरी सच्चाई बताती हैं। तो ये स्टाइल कुछ लोगों को बहुत बौद्धिक रूप से दिलचस्प लगता है, पर कुछ को शायद जटिल या भारी भी लग सकता है। और आलोचनाएं, क्योंकि इस किताब को लेके काफी बहस भी होती है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, आलोचनाओं में एक तो भाषा की जटिलता है। कभी कभी लगता है जैसे वो उपदेश दे रहे हों। हाँ। और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें खास किस्म का सामाजिक या राजनीतिक झुकाव है, जिसे कुछ लोग रूढ़िवादी मानते हैं। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि पीटरसन स्थापित विचारों को चुनौती देते हैं,
तो जाहिर है उनकी बातों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं। हमारा काम यहाँ बस उन विचारों को रखना है जैसे वो स्रोत में है। बिल्कुल। तो आखिर में ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? कौन पढ़े इसे? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है जो जीवन में कोई दिशा या अर्थ ढूंढ रहे हैं, खासकर युवा लोग। जो लोग मनोविज्ञान, दर्शन या व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे विषयों में रुचि रखते हैं, उन्हें भी शायद ये अच्छी लगे। और शायद वो लोग भी जो आजकल की जिंदगी की जो उलझने हैं या जो केओस है उससे थोड़ा अभिभूत महसूस करते हैं। हाँ, उन्हें शायद इसमें कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल जाए। बस शर्त यह है कि वो एक चुनौतीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब पढ़ने को तैयार हों। तो कुल मिलाकर जीवन के 12 नियम व्यक्तिगत जिम्मेदारी, साहस और अर्थ की तलाश के बारे में है। व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। ये कोई हल्की फुल्की सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि इस पर काफी सोचना पड़ता है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। जैसा कि किताब जोर देती है, क्या जीवन की जो अनिवार्य अराजकता है उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका वाकई में व्यक्तिगत अनुशासन और जिम्मेदारी ही है, या फिर जो बाहरी सामाजिक ढांचे हैं या जो कम्युनिटी का सपोर्ट है उनकी भूमिका कहीं ज्यादा अहम है, जिस पर शायद इस किताब में उतना जोर नहीं दिया गया? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।